हम बात करते हैं दौसा की। दौसा सीट पर प्रतिष्ठा दांव पर है। दो बड़े नेताओं सचिन पायलट की और किरोड़ी लाल मीणा की। मनीष, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि खिंवसर में इतना कड़ा मुकाबला है कि ये जान पाना कि कौन आगे है कौन पीछे है। राजेंद्र गोड़ा क्या किसका समीकरण बिगाड़ेंगे, ये जानना चाहूंगा। ये मैं एक गांव में गई तो वहां पर कनिका बेनीवाल का गढ़ है, अगर दूसरे गांव में जाओगे तो रेवंत राम डागा का गढ़ है। तो ये पता लगा पाना कि कौन आगे है कौन पीछे है। रामगढ़ विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है? वहां पे तो साफ तौर पर आर्यन खान। खैर, अब बात करें सलूम्बर सीट की। सलूम्बर सीट पर आपने क्या कुछ देखा? सबसे पहले कौन सी सीट पर जानना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं 84 सीट पर ही जानना चाहूंगी, क्योंकि 84 सीट में थोड़ा इंटरेस्ट मेरा ज्यादा भी है और प्लस वो काफी हॉट सीट भी मानी जा रही है। आखिरी सीट है देवली उनियारा, उस पर क्या कुछ चल रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार की खास पेशकश हताई विद भाई जी में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और हमारे साथ मनीष जी भी है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम सा। तो हम दोनों ही चुनावी सफर पर थे 5-6 दिन से, तो आपका क्या कुछ पहले तो एक्सपीरियंस रहा चुनावी सफर का? थकान भरा रहा और वहां जाना था, विधानसभा सीट थी सलूम्बर 84, वहां जाकर वहां के लोगों से बातचीत करी और एक नई चीजें जानने को मिली। क्या कुछ मुद्दे हैं वहां पर, कौन सा नेता दमदार है, कौन सा प्रत्याशी अभी वहां पे आगे है, तो ये जानने को मिला था और अच्छी बातचीत हुई। लोग काफी अच्छे थे वहां के। 13 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं 7 सीटों पर राजस्थान की। तो क्या कुछ समीकरण उन तमाम 7 सीटों पर रहे हैं? किसका दबदबा वहां पर ज्यादा रहा है? क्या कुछ समीकरण उन क्षेत्रों के हैं? ये सब बातें हम जानेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हम लोग वो हाल ही में कवर कर आए हैं। तो शुरुआत प्रिया भी जाके आई थी झुंझुनू और खिंवसर। खिंवसर सीट काफी हॉट है, सियासी पारा काफी हाई है। वजह है हनुमान बेनीवाल, रेवंत राम डांगा और जो रतन चौधरी है कांग्रेसी प्रत्याशी। इन तीनों प्रत्याशियों के चलते क्या मुकाबला रहने वाला है वहां पर? प्रिया, आप कल ही आई हो रात को यहाँ पर, कैसा मुकाबला होने वाला है तीनों में? मनीष, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि खिंवसर में इतना कड़ा मुकाबला है कि ये जान पाना कि कौन आगे है कौन पीछे है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे वहां पे खिंवसर के हम तमाम गांवों में जाकर आए थे। तो दोनों ही प्रत्याशी, मैं खास तौर पर बीजेपी और आरएलपी की बात कर रही हूँ कि कांग्रेस का उतना दबदबा हमें नहीं देखने को मिल पाया है, लेकिन आरएलपी से हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ रही हैं। ज्यादा सक्रिय नहीं है राजनीति में, लेकिन अगर बात करें उनके पति की तो हनुमान बेनीवाल काफी लंबे समय से सक्रिय है राजनीति में, काफी ज्यादा दबदबा है। फैन फॉलोइंग की बात करें तो कोई कमी नहीं है वहां पर उनकी। और वहीं रेवंत राम डागा की बात करें तो रेवंत राम डागा के भी फैन फॉलोअर्स वहां पे बहुत ज्यादा है। बीजेपी हर कोशिश कर रही है वहां पर, बड़े बड़े नेताओं को वहां पर भेज रही है संबोधन करने के लिए, चुनावी रैलियां निकल रही हैं। साथ ही हम बात करें वहां के लोगों की और समीकरण जानने की, तो सबसे पहले हम आरएलपी सीट से बात लोग करें। कैसे लगे वहां पे, क्योंकि मैं भी खिंवसर से आता हूं और वहां के लोग कैसे लगे आपको, ये बताओ पहले। बहुत ही बढ़िया है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अपनों के बीच में आ गई हूँ, जबकि मैं कभी खिंवसर गई नहीं हूँ। नागौर खिंवसर जाना मेरा पहली बार हुआ है, और पर इतना प्यार स्नेह दिया उन लोगों ने। मतलब 2-4 जगह तो मैंने चाय पी है, गाँवों में जाकर उनके साथ खाना खाया, बहुत ही प्यारा मेरा एक्सपीरियंस। काफी आदर सत्कार किया जाता है हमारे वहां पर। तो मतलब कड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला है और मुख्यतः मुकाबला आरएलपी वर्सेस बीजेपी में है। सबसे पहले हम आरएलपी डिस्कस कर लेते हैं। आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ रही हैं। काफी ज्यादा समर्थक वहां पर हैं, क्योंकि क्या है वहां पे बहुत सारे गांव हैं, तो गांवों में हर गढ़ सबका अलग अलग है। मैं एक गांव में गई तो वहां पर कनिका बेनीवाल का गढ़ है, अगर दूसरे गांव में जाओगे तो रेवंत राम डागा का गढ़ है। तो ये पता लगा पाना कि कौन आगे है कौन पीछे है ये नहीं हो पाएगा। बट मैंने जब ग्राउंड रिपोर्ट करी और आमने सामने दोनों के समर्थक थे ना, तो दोनों ने एक दूसरे के मतलब दूसरों ने माफ कीजिएगा, अपनी अपनी खूबियां बताई हैं कि रेवंत राम डागा क्यों आगे हैं, क्यों उनको यहाँ का विधायक होना चाहिए। उनके समर्थकों ने साफ बताया कि यहाँ पर क्या कुछ करवाया है। उससे पहले कुछ जो आरएलपी के समर्थक थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे रोड, शिक्षा, महिला सुरक्षा, पानी, तमाम जो समस्याएं उनका समाधान उन्होंने किया है, क्योंकि पहले वो एमएलए रहे, फिर वो एमपी बने, तो काफी ज्यादा उन्होंने काम किया वहां क्षेत्रों में। तो काफी जनता खुश नजर आ रही है। तो अगर खिंवसर सीट की अगर हम प्रॉपर इन शॉर्ट अगर बात करने की कोशिश करें तो वहां पर तो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा टक्कर बराबर की है। जल्दबाजी होगी, हाँ, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बट अब आते हैं शेखावाटी की सीट, झुंझुनू की विधानसभा सीट। यहाँ पर ओला परिवार से जो आते हैं अमित ओला, पहली बार उनको टिकट दिया है। वहीं जो बीजेपी से प्रत्याशी है राजेंद्र भाम्बू, उनको टिकट दिया है। तो वहां पे बबलू चौधरी विरोध कर रहे थे, बगावती रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको मना लिया।
वहां पे मुकाबला कैसे है दोनों में, और राजेंद्र गोड़ा क्या किसका समीकरण बिगाड़ेंगे, ये जानना चाहूंगा। ये तो वहां पर भी झुंझुनू में भी काफी अच्छा कड़ा मुकाबला है, ये भी एक हॉट सीट मानी जा सकती है देखा जाए अब तो सातों की सातों सीटें काफी हॉट सुर्खियों में सीट है, काफी सुर्खियों में। पहले लग रहा था कि खिंवसर और अपना ये 84 सोलंबर ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी, दौसा हॉट सीट मानी जा रही थी, लेकिन अब तो सारी सीटें सातों की सातों काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। तो अगर झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में अमित ओला चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों को एक डर भी है थोड़ा, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जितना हमने बात करी लोगों से, तो उनका ये कहना था बृजेंद्र ओला तक का सफर अच्छा था, लेकिन अमित ओला से जो सफर की शुरुआत होगी वो कैसी होगी, वो थोड़ा एक डर का अभाव जो है लोगों में काफी ज्यादा दिख रहा था। लेकिन बृजेंद्र ओला के फेस पर मुझे लगता है कि लोग वोट दे देंगे। अमित ओला का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उतना सक्रिय राजनीति में नहीं है। का वहां पे दबदबा रहा और है। हमने इंटरव्यू भी काफी लेने की कोशिश करी थी उनकी, तो अमित ओला नहीं इंटरव्यू दे पाए थे किसी कारणों की वजह से, बस तो अमित ओला का वहां पर उतना प्रभाव देखने को नहीं मिला, बट बृजेंद्र ओला का काफी ज्यादा प्रभाव है। वहीं बात करते हैं राजेंद्र गुड़ा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं वहां से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जीत भी अगर नहीं पाए, वहां से विधायक की उनको नहीं भी मिल पाई, तो वो मतलब वोट जरूर काट सकते हैं। दूसरे स्थान पर रहेंगे, तीसरे स्थान पर क्या लग रहा है आपको? दूसरे स्थान पे लग रहा है काफी। अच्छा, मतलब हो सकता है कि अमित ओला चलो जीत निकाल दे वहां पे, ओला परिवार है, भाजपा तीसरे स्थान पे जा सकती है वहां पर। क्या है, कांग्रेस के जो वोट है ना, वो हमने जब बात करी मुस्लिम समुदाय के जो क्षेत्र थे, हम वहां पर गए, तो अमित ओला को वो नहीं देना चाहते वोट, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया था। अगर आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी देख रहे तो उन्होंने साफ कह दिया कि बृजेंद्र ओला अमित ओला तमाम जो राजपूत वर्ग था वो कह रहा था कि हम राजेंद्र गुड़ा को वोट करेंगे। राजपूत वोट और मुस्लिम समुदाय ने भी ये बात कही। मुस्लिम कुछ आधे या फिर कुछ ने कुछ हम बोल सकते हैं। बाकी के कांग्रेस पार्टी, वो तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि वहां पे जातीय समीकरणों की बात करें तो सबसे ज्यादा जाट है, फिर राजपूत है, ये है माफ कीजिएगा जाट, उसके बाद मुस्लिम मतदाता, उसके बाद राजपूत मतदाता। तो जो निर्णायक रहते हैं राजपूत, जाट, मुस्लिम, तो ये जो इन वर्गों को साथ लेगा, इन जातियों को साथ लेगा, वो वहां पे सीट निकालने के योग्य हो जाएगा। वही। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो राजेंद्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका भी काफी अच्छा दबदबा है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं, आला नेता हैं यहाँ के दिग्गज, वो पहुंच रहे हैं उनके समर्थन में, चुनावी रैलियां निकाल रहे हैं। तो एक बार देखा जा सकता है, क्योंकि अगर बात करें भूपेंद्र की, तो कुछ समय पहले ही उन्होंने बीजेपी के साथ थोड़ा धोखाधड़ी भी हुई थी, वापस वो बीजेपी के अंदर आए थे, पर टिकट भी उनको खैर बीजेपी ने दे दी है। तो खैर देखने वाली बात क्या होता है कि वहां पे भाजपा को परेशानी ये रहती है कि जो प्रत्याशी वहां पे जो उम्मीदवार अपने आप को मानते हैं, बबलू चौधरी और राजेंद्र बाम्बू को टिकट मिलेगा तो बबलू चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, और बबलू चौधरी को टिकट मिलता है तो राजेंद्र बाम्बू निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे। तो पूरा फायदा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी ओला परिवार को मिल जाता है। ओला परिवार को मिल जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब जाट मतदाता, मूल ओबीसी पर फोकस है राजेंद्र बाम्बू का, वो जीत निकाल पाते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। मुकाबला लेकिन दोनों ही जो सीट मैंने कवर करी है, जिस तरीके से आपने कहा कि सातों की सातों सीटें जो है वो दिलचस्प है, रोचक है और टॉप हॉट बनी हुई है। तो दोनों ही सीट जो मैंने कवर करी, झुंझुनू और साथ में खिंवसर, तो काफी ज्यादा हॉट सीट है। खैर अब आप पर आ जाते हैं, क्योंकि आप भी रामगढ़ विधानसभा रह गई। रामगढ़ विधानसभा रह गई, तय किया था कि ये आप बताओगे। रामगढ़ विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है? वहां पे तो साफ तौर पर आरिन खान जो कि जुबेर खान के बेटे हैं, युवा है, पहली बार टिकट थमाया है पार्टी ने, और वहीं सुखवंत सिंह इनको भाजपा ने टिकट थमाया है। वहां पे बागीपना दिखा रहे थे अजय आहूजा, लेकिन वो मान गए। एक तो वो मेवाती इलाका है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के काफी ज्यादा लोग हैं, और दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि वहां पर एक सिंपैथी कार्ड भी प्ले हो सकता है। तो हिंदू मुसलमान वाला वहां पर चुनाव है, और प्लस वहां पे क्या है, सिंपैथी कार्ड भी प्ले होगा, क्योंकि जुबैर खान के निधन के बाद उनके बेटे को टिकट दी गई। तो जिस तरह सलूबर में दी गई है जी शांता देवी मीणा को, अमृतलाल मीणा के निधन के बाद भाजपा ने टिकट थमाया है, वैसे ही कांग्रेस ने भी आरिन खान को टिकट थमाया है जुबेर खान के निधन के बाद। अब आते हैं, हमें कुछ 4 सीटें हैं, सिलसिलेवार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी सीट पर जानना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं 84 सीट पर ही जानना चाहूंगी, क्योंकि 84 सीट में थोड़ा इंटरेस्ट मेरा ज्यादा भी है, और प्लस वो काफी हॉट सीट भी मानी जा रही है। देखो वहां पे बीएपी का प्रभाव अच्छा खासा है, और जिस तरीके से बीएपी पार्टी वहीं गठित होती है, राजकुमार रोत बड़े नेता बन चुके हैं, राजस्थान के तमाम जो युवा वर्ग है उनकी जुबान पर उनका नाम है, वो सब जानते हैं कि ये उभरता हुआ नेता है। राजस्थान में कुछ ही ऐसे युवा नेता जिस प्रकार से सचिन पायलट हो, रवि सिंह भाटी हो,
ऐसे कुछ युवा नेता है, उनमें आप नाम शुमार कर लीजिए। राजकुमार रोत का भी, नरेश मीणा भी है जो कि अब की बात देवली हरियाणा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो नरेश मीणा को भी समर्थन दिया है बीएपी ने। तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है आदिवासी क्षेत्रों में और एसटी मतदाताओं में भी प्रभाव है बीएपी पार्टी का। तो राजकुमार रोत की प्रतिष्ठा वहां पर दाव है। बीएपी पार्टी को लेकर वहां मैंने बात की तो सभी का यही कहना था कि वहां पर चुनाव जीतना हमारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो मार्जिन हमने रखा था 70,000 का मार्जिन, वो मार्जिन हम उससे ज्यादा और रखना चाहते हैं। तो उनका फोकस सीट निकालना नहीं, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन रखने का है। तो वहां पे बीएपी मजबूत नजर आ रही है। हाल फिलहाल में जो मैं वहां पर देख के आया हूँ, लोगों से बात करके आया हूँ, और जो भाजपा से प्रत्याशी है वहां पे कालीलाल ननोमा, वो चुनौती दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। जब मैं वहां पहुंचा था तो राजेंद्र राठौड़ थे, महेंद्र जी सिंह मालवीय थे, बाबूलाल खराड़ी थे, तमाम जो भाजपा के नेता है, चुनीलाल ग्रासिया जी थे जो कि राज्यसभा सांसद है, तमाम जो भाजपा के नेता है वो दमखम लगा रहे हैं, सरकार उनकी है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि भाजपा का प्रत्याशी वहां पे विजय हो। लेकिन बीएपी का प्रभाव है। वहीं कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है महेश रोत, विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा है, पार्टी ने विश्वास जताते हुए टिकट थमाया है, देखते हैं वो कितना प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन वहां पे सीट निकालने के आसार अगर हम बात करें तो बीएपी के नजर आ रहे हैं। प्रिया, बीजेपी लेकिन पूरा दमखम दिखा रही है क्योंकि चुनावी रैलियों में दिग्गज नेता जरूर पहुंच रहे हैं, हर कोशिश करी जा रही है मतलब सबकी तरफ से। खैर अब बात करें सलूम्बर सीट की। सलूम्बर सीट पर आपने क्या कुछ देखा, और ग्राउंड जीरो की हम बात करेंगे, प्रत्याशियों की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ में ग्राउंड जीरो पर आपने कवर किया, लोगों का क्या कहना है, लोगों की दिलचस्पी किसमें है? देखो वहां पे भी बीएपी का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां पे एसटी मतदाता भी काफी है, अच्छे है, तो जाहिर सी बात होगी बीएपी का प्रभाव होगा। वहां जिस प्रकार से हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो अमृतलाल मीणा थे उनका निधन हो गया था, शांता देवी मीणा को सहानुभूति के तौर पर टिकट थमाया गया है, वो वहाँ पे मजबूत नजर आ रही थी हमारे ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि वहाँ हम शहर में गए थे सलूम्बर जो कि जिला बन गया है अब, तो उसको लेकर भी काफी चीजें चल रही है कि जिला रहेगा या रद्द होगा। खैर वो बात की बात होगी, चुनाव के बाद ही कुछ फैसला होगा, क्योंकि भजनलाल सरकार भी कुछ फैसला नहीं लेना चाहेगी अभी, क्योंकि नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर रद्द कर दिया जाए। हालांकि वहां पे जो भाजपा के प्रत्याशी है और बीएपी के जो प्रत्याशी है उनमें टक्कर होगी, मेरा यह मानना है। कांग्रेस पार्टी के जो वहां पे प्रत्याशी है रेशमा मीणा, वो तीसरे स्थान पर रह सकती है मेरे अनुसार। सभी लोगों को ध्यान में रखकर बात करें, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में नजर आया था उनके आधार पर हम कह रहे हैं, तो सलूम्बर में ये कुछ हो सकता है। तो सलूम्बर में बीजेपी फर्स्ट नंबर पर आ सकती है ऐसा? सलूम्बर में देखो वहां पे गढ़ है बीजेपी का सलूम्बर में। मुझे यहाँ पे जाने से पहले लग रहा था कि बीएपी ने 2 प्रत्याशी बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं बीएपी का प्रभाव जिस तरीके से बढ़ रहा है तो सलूम्बर में भी बीएपी का प्रत्याशी जीत दर्ज कर लेगा। लेकिन वहां जाने के बाद वहां के शहर वासियों से बात की तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ है और काफी काम कराया है अमृतलाल मीणा ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो सहानुभूति भी मिलेगी, काम भी करवाया है, और यहाँ पे गढ़ है बीजेपी का, तो जीत तो हर तरीके से बीजेपी को फायदा ही, और टक्कर बीएपी और बीजेपी में होगी। ठीक है, हम बात करते हैं दौसा की। दौसा सीट पर प्रतिष्ठा दांव पर है, 2 बड़े नेताओं की, सचिन पायलट की और किरोड़ी लाल मीणा की। तो ये प्रतिष्ठा तो दांव पर दोनों नेताओं की है ही, साथ में काफी अच्छा वहां पर मुकाबला भी दोनों प्रत्याशियों में देखने को मजा आ रहा है। सियासी जानकारों को सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि 2 बड़े नेता है। किरोड़ी लाल मीणा है, दिग्गज नेता है, काफी सालों से, काफी दशकों से राजनीति कर रहे हैं, और सचिन पायलट जो कि युवाओं में अच्छे खासे प्रभावशाली है, फैन फॉलोइंग है, तो वहां पे मुकाबला काफी दिलचस्प है। पहले ये कहा जा रहा था कि मैच फिक्सिंग हुई है, वहां पे अब जो मतदाता है वो निर्णय करने वाले हैं ब्राह्मण समाज के और मेरे ख्याल से एससी समाज के। एससी एसटी का वहां पर देखने को मिलेगा। मीणा समाज से तो टिकट थमा दिया गया है जगमोहन मीणा को। कांग्रेस ने बेरवा समाज से आने वाले दीनदयाल बेरवा को टिकट थमाया, डीसी बेरवा जो कि प्रधान भी रह चुके हैं। सचिन पायलट खूब तारीफ भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ये उनसे पूछा गया कि पीछे पीछे भागते आपके ये डीसी बेरवा, तो कहा कि मैं इनके पिता के पीछे पीछे भागा करता था, तो मैं इनके पिता को जानता हूँ। डीसी बेरवा मेरे उम्र के ही है, 42-47 साल के, ऐसे कुछ कहा था उन्होंने। तो वहां पे सचिन पायलट दिल से मेहनत करते हैं तो कुछ और मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल वहां पर जगमोहन मीणा जो है वो थोड़े से मुझे लग रहा है आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता है, वो निर्णायक रहने वाले हैं, वो तो ब्राह्मण मतदाता की आप बात कर रहे हैं, वो किसकी तरफ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी? मतलब
आपने ग्राउंड जीरो में बात करी। ब्राह्मण समाज ये मांग कर रहा था कि वहां पे किसी सामान्य वर्ग से आने वाले नेता को टिकट थमाया जाए। शंकर लाल मीणा हम पहुंचे थे, उनका इंटरव्यू भी किया था, उनको टिकट नहीं थमाया गया। तो एक नाराजगी है ब्राह्मण समाज में कि ब्राह्मण बहुल है यहाँ पर, उनको टिकट नहीं थमाया गया है, तो समाज थोड़ा सा नाराज है। अब देखते हैं कि चुनाव जब आते हैं तब क्या कुछ उनका रवैया रहता है, क्या वो निर्णय करते हैं और किसको जाके मतदाताओं में किसी किस्मत कैद करते हैं। लेकिन दौसा सीट पर तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुरारीलाल मीणा है, वो भी काफी बार विधायक रह गए हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है, तो मुरारीलाल मीणा भी कोशिश करेंगे। आखिरी सीट है देवली उनियारा, उस पर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि बगावती सुर वहां पर देखने को मिले थे। देखो, देवली उनियारा की सीट काफी चर्चाओं में है। वजह है एक युवा नेता नरेश मीणा, उसका नाम है। देवली उनियारा से टिकट मांगते हैं, दौसा से टिकट मांगते हैं, दौसा लोकसभा सीट से भी टिकट मांगते हैं। जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं करती है, या कुछ समीकरण ऐसे कुछ रहते हैं, कुछ सर्वे ऐसे होते होंगे जिनके आधार पर नरेश मीणा को टिकट हमारा नहीं जाता है। सचिन पायलट को अपना आइडल मानते हैं, किरोड़ीलाल मीणा को अपना आइडल मानते हैं। तो नरेश मीणा को टिकट नहीं थमाकर कांग्रेस पार्टी ने गलती की है या सही निर्णय किया है, वो तो चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो पता लगेगा। लेकिन वहां पे कस्तूरचंद मीणा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वहां गए थे तब सामने आ रहा था कि कस्तूरचंद मीणा यहाँ पर इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि कोई उनको जानता नहीं है। राजेंद्र गुर्जर भाजपा से प्रत्याशी है, वो पहले विधायक रह चुके हैं यहाँ पर 2013-2018 में मेरे ख्याल से। तो वो काबिल है, वहाँ चुनाव निकाल सकते हैं। वहां की जनता बोल रही थी, गुर्जर समाज, मीणा समाज कह रहा था कि कस्तूरचंद मीणा निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकतर मीणा समाज कह रहा था कि नरेश मीणा सीट निकालेंगे, क्योंकि युवा है, तेज तर्रार है, बेबाक है और बागी रुख अपनाने वाले युवा नेता को खास पसंद करती है राजस्थान की जनता। आपने देखा होगा रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़े थे, लोकसभा का भी हाल ही में लड़े थे, सच में दूसरे स्थान पर रहे थे, कितने लाख वोट लिए। उससे पहले सीयू में चुनाव लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये युवा नेता जो है, और जो बागी हो जाते हैं, उन्हें अधिक पसंद करते हैं। राजकुमार रोत ने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो किस प्रकार से एक नया दौर चल रहा है नरेश मीणा को बीएपी पार्टी का भी समर्थन मिला और रविंद्र सिंह भाटी का भी समर्थन। मैंने ये बात उनसे पूछी थी, नरेश मीणा का इंटरव्यू किया था, तो मैंने पूछा था कि क्या रविंद्र सिंह भाटी आप दावा कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे? तो कह रहे थे कि आएंगे। हनुमान बेनीवाल से वो मिले भी थे, वीडियो भी जारी किया, कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई है। उसके बाद राजकुमार रोत से मैंने कल परसों इंटरव्यू किया, तो वो कह रहे थे, कल इंटरव्यू किया था, कि वो कह रहे थे कि राजकुमार रोत की अभी मैं उलझा हुआ हूँ, व्यस्त हूँ और अपने यहाँ पर क्षेत्रों में लगा हुआ हूँ, क्योंकि अभी हर नेता की यही एक मन में एक सवाल है, कहीं हम गए नहीं, लोगों के बीच में नहीं गए, तो कहीं वोट जो है वो बट ना जाए। तो वो सबकी अपनी अलग अलग एक धारणा है और सोच विचार कर रहे हैं, तो कुछ भी कमी नहीं छोड़ना चाहते और एडीसी लेकर चोटी तक जोड़ लगा रहे हैं। तो कोई भी नेता रिस्क लेना नहीं चाह रहा। लेकिन देवली उनियारा में नरेश मीणा, राजेंद्र गुर्जर में मुकाबला है, और मीणा मतदाता अगर बढ़ते हैं कस्तूरचंद मीणा और नरेश मीणा के बीच में, तो फायदा सीधा होगा भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर को। तो वहां पे मुकाबला राजेंद्र गुर्जर वर्सेज नरेश मीणा है। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया कि सब अपने अपने क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक करके लोगों से मिलें और अपने विकास की बातें और सारे जितने भी मुद्दे होते हैं लोगों के, उन तमाम बातों को सुने और उनका समाधान निकालने की कोशिश करें, क्योंकि लोग भी इसी बातों पर, इन्हीं चीजों पर ही अपना वोट तैयार करते हैं। और अपने थोड़ा ये भी है कि जातिवाद हावी है, मुद्दे गौण हो गए हैं, जातिवाद हावी है। विकास के जो बातें हैं, विकास की जो नेता है वो दावे करते हैं, वो इतने नजर नहीं आ रहे। जातिवाद में चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। देखते क्या कुछ होता है। खैर जातिगत में ही समीकरण पर ही चुनाव होते हैं। पार्टियां भी विशेष ध्यान रखती है कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर टिकट का बंटवारा हो और उम्मीदवार तय किए जाए। देखते क्या कुछ होता है। तो अब 7 सीटें, जिस प्रकार से प्रिया ने कहा कि हॉट सीट है, 7 पे हमारी नजर टिकी हुई है। कल फिर लौटेंगे आपके साथ, बातचीत करेंगे क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। जिस प्रकार से आज हमने उन प्रत्याशियों के नाम बताए जिनमें कड़ी टक्कर होगी और कौन जिताऊ कौन टिकाऊ है। बने रहिए भारत अवतार के साथ। नमस्कार।